सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्षितिज भाग 2 के गद्य खंड में से रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म सन 1899 में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ था। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन होने के कारण इनकी मौसी के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। इन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1920 के असहयोग आंदोलन में इन्हें कई बार जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। अल्पायु में ही इनकी कई रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में स्थान पाने लगी थी और तभी से ये संपादन के क्षेत्र में जो है प्रसिद्धि पाने लगे थे। लेखक का देहांत सन 1968 में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: चिता के फूल, कहानी, गेहूं और गुलाब, निबंध एवं रेखाचित्र, पतितों के देश में, उपन्यास, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता ये रेखाचित्र हैं, जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण हैं, पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा वृतांत हैं आदि इनकी ये रचनाएं हैं। आइए बच्चों, आज पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत पाठ का सारांश। प्रस्तुत पाठ में लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे विलक्षण व्यक्ति का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है जो वास्तव में मानवता और लोक संस्कृति में समानता रखने का अपने आप में एक अनुपम उदाहरण है। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज में व्याप्त कुरीतियों पर भी करारा प्रहार किया है। बाल गोविंद भगत के माध्यम से लेखक ने जहां परिश्रम और त्याग की महत्ता पर प्रकाश डाला है, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण जीवन की अनुपम झांकी भी प्रस्तुत की है। अब बच्चों, बाल गोविंद भगत के विषय में लिखा है कि बाल गोविंद भगत एक 60 वर्ष के गोरे चिट्टे मध्यम कदकाठी के व्यक्ति हैं जिनके सिर के बाल पक चुके हैं। पकने से तात्पर्य श्वेत रंग के हो चुके हैं, सफेद हो चुके हैं। दाढ़ी लंबी हो चली है, जो कमर में वस्त्र के नाम पर मात्र एक लंगोटी और सिर पर एक कनफटी टोपी पहनते हैं। मस्तक पर चंदन का टीका लगाते हैं और तुलसी की कंठी, तुलसी दल की बनी हुई जो माला है, तुलसी कंठी गले में धारण करते हैं। ऐसा उनका साधारण सा व्यक्तित्व है। वे कबीरदास के सच्चे समर्थक हैं और उन्हीं के गीतों को गाकर उन्हीं के बताए मार्ग पर चलना वे अपना जीवन का मुख्य कर्तव्य समझते हैं। इसके अलावा वे स्पष्टवादी होने के साथ साथ बेहद ईमानदार भी हैं। वे किसी की वस्तु को छूना भी अपराध समझते हैं और यहाँ तक कि वे किसी के खेत में शौच करने भी नहीं जाते। खेत में बहुत मेहनत करते हैं और जो अनाज उगता है उसे सबसे पहले वे एकत्रित करके पास के ही एक कबीरपंथी मठ में ले जाते हैं और वहां से उन्हें जो मिलता है उसे ही वे प्रसाद समझ करके ग्रहण करते हैं। अब भगत जी के विषय में बताया है कि आषाढ़ के महीने में जब सारा गांव खेतों में रहता है, धान की रुपाई का कार्य चलता है, तो उस समय भगत जी के सुरीले गीतों को सुनकर सभी लोग झूमने लगते हैं। हल, बैल, चरवाहे सभी पर भगत जी के संगीत का जादू चल पड़ता है। उसके बाद भादों के महीने की अंधेरी रात में भी भगत जी का जो संगीत है वो सभी को जागृत करता रहता है। और उसके बाद कार्तिक के महीने से और फाल्गुन तक प्रभातियों का दौर चलता है। प्रभाती कहा गया है प्रभात काल में गाए जाने वाले भजन, उन्हें प्रभाती कहा जाता है। गांव में 2 मील दूर ही नदी है और नदी में स्नान करने के बाद जब भगत जी स्नान करने जाते हैं तो इस बात का किसी को पता भी नहीं चलता है कि वे कब नदी पर गए, कब उन्होंने स्नान किया और कब वापस आ गए। और फिर वापस आकर के वहीं पोखर के ऊपर बैठ करके खंजड़ी बजाने में जो है तल्लीन हो जाते हैं। लेखक एक दिन देखता है
कि भगत जी जो है दांत किटकिटाने वाली ठंड में भी चटाई पर बैठ करके खंजड़ी बजाए जा रहे हैं, लगातार बजाए जा रहे हैं, खंजड़ी बजाए जा रही हैं। तो लेखक के तो दांत ठंड के कारण दांत किटकिटा रहे हैं, लेकिन भगत जी के माथे पर श्रम बिंदु कहा गया है पसीने की बूंदें। जब हम लगातार मेहनत करते हैं, कोई परिश्रम करते हैं, तो पसीना हमारे मस्तिष्क पर छलक उठता है, तो उसी को कहा गया है श्रम बिंदु चमक रहे हैं। फिर गर्मियों के समय में भी संध्या समय पर जब भगत जी गाते हैं तो सारी मंडली इकट्ठी हो जाती है और भगत जी जो भजन गाते हैं वो पूरी मंडली उस भजन को दोहराने लगती है और धीरे धीरे भजन की आवाज इतनी ऊंची होती है कि सभी नाचने गाने लगते हैं, सभी झूमने लगते हैं। लेखक भगत जी को देखकर सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित और दंग उस दिन रह गया जब वो देखता है कि एक दिन भगत जी के इकलौते बेटे की मृत्यु हो जाती है और बेटे को आंगन में लिटा करके उसके शव को सफेद कपड़े से ढक करके उसके सिराने एक दीपक जला लेते हैं और वहीं नीचे बैठकर चटाई पर बैठ करके पहले की तरह ही जो खंजड़ी बजा करके जो है भजन गाने लगते हैं। उनकी पुत्र वधू है जो अपने पति की मृत्यु होने के कारण रो रही है, तो वह उससे कहते हैं बेटा ये रोने का समय नहीं है, बल्कि ये तो उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि यह समय तो वो है जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है। यहाँ तक कि भगत जी जो समाज में जो रीति रिवाज हैं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र ही चिता को अग्नि देता है, लेकिन यहाँ पर भगत जी ने उन रीति रिवाजों की परवाह न करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही जो है चिता को जो है अग्नि दिलवाते हैं और बरसी के बाद उस पुत्र वधू जो उनकी पुत्र वधू है उसके भाई को बुला करके कहते हैं कि भाई अब तुम इसे घर ले जाओ और इसके लिए जो है एक योग्य वर की तलाश करो ताकि ये इसका जीवन सही ढंग से व्यतीत हो सके। जब पुत्र वधू कहती है कि आपकी सेवा कौन करेगा बुजुर्ग वृद्धावस्था में, मैं आपकी सेवा करने के लिए यहीं रहूंगी, तो वे जिद पर अड़ते हैं और कहते हैं कि यदि तू यहाँ रहेगी तो मैं अभी घर छोड़ करके जा रहा हूँ। अब बहू विवश हो गई है, बहू को अंततोगत्वा अपने घर जाना पड़ा और इस प्रकार धीरे धीरे समय व्यतीत होने के पश्चात देखते हैं बच्चों कि जो भगत जी हैं उन पर वृद्धावस्था पांव पसारने लगी है। भगत जी का स्वास्थ्य अब जो है दिनों दिन गिरने लगा है और अब जो गंगा स्नान का जो व्रत था जो अब तक नहीं टूटा है, गंगा स्नान का जो व्रत था जो अब तक नहीं टूटा है, वो धीरे धीरे चल रहा है। एक दिन सुबह शाम भजन गा रहे हैं, खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, अब धीरे धीरे शरीर कमजोर हो जाने लगा है और अंतिम समय में भी देखते क्या हैं कि जिस दिन भगत जी की मृत्यु हुई उस दिन मृत्यु से पूर्व संध्या में उन्होंने खूब भजन गाए हैं और जब खूब भजन गाए हैं तो अगले दिन सुबह जब लोगों को तो ये आदत हो चुकी थी कि सुबह जब भगत जी की खंजड़ी की आवाज़ सुनते थे तो तब लोग जागते थे, वो अलार्म का काम करती थी। लेकिन जब सभी लोगों ने उस दिन खंजड़ी की आवाज़ नहीं सुनी तो सब दौड़े दौड़े भगत जी की कुटिया तक चले आए और देखते क्या है कि जो भगत जी का जो शरीर है वो पूरा निश्चिष्ट पड़ा हुआ है, अर्थात उनका जो मृतदेह है वो शांत पड़ी हुई है। तो इसी के साथ जो है ये पाठ का जो ये सारांश था ये समाप्त होता है। अब इस पाठ में देखेंगे बच्चों कि एक भाषा अध्ययन के अंतर्गत एक प्रश्न आया है कि इस पाठ में आए कोई 10 क्रिया विशेषण छांट कर लिखिए और उनके भेद भी बताइए। क्रिया विशेषण उस विशेषण को कहा जाता है जो किसी भी वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया है उस क्रिया की विशेषता को व्यक्त करता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो है कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। इसमें जो क्रिया विशेषण है ये है बिल्कुल कम, जिसे कह सकते हैं कि मात्रा में। तो मात्रा के लिए हम करेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य देखेंगे, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे। खामखा जो एक शब्द है वो क्या है, किस तरीके को बता रहा है, विधि, टेक्निक, रीति। तो इसे कहेंगे यह आएगा हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा देखेंगे
इन दिनों में सवेरे ही उठते थे। सवेरे ही, सवेरा क्या है, काल को निर्धारण करता है, तो इसके लिए ये आएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अगला है धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगा। धीरे धीरे भी जो है वो कैसा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, धीरे धीरे। अगला है हर वर्ष गंगा स्नान के लिए जाते थे। हर वर्ष, वर्ष क्या है, वर्ष अवधि, जो काल है, समय है, समय का सूचक है, इसलिए ये भी कालवाचक क्रिया विशेषण है। जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। जमीन पर, क्लियर सी बात है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। थोड़ा बुखार आने लगा। अब थोड़ा है, बहुत है, कम है, ज्यादा है, ये कैसा है, नापने का वो है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दिन दिन छीजने लगे हैं। दिन दिन, यहाँ पर भी बच्चों ये समय की अवधि को व्यक्त करता है, इसलिए इसे कालवाचक क्रिया विशेषण में रखेंगे। और उस दिन भी संध्या में गीत गाए। उस दिन अर्थात मृत्यु से पूर्व भी, पूर्व की संध्या जो मैं पहले बता चुका हूं, तो यहाँ पर भी कालवाचक क्रिया विशेषण आएगा। अगला है हंसकर टाल देते रहे। अब हंसकर कैसा है, हंसना, रोना, गाना, दौड़ना, ये सभी क्या है, विधिवाचक, रीतिवाचक हैं, तो इसमें आएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये पाठ का जो सारांश है आपको भली भांति समझ में आया होगा। इसे आप ध्यान से पढ़ें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ धन्यवाद।